जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे स्कूली शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश झारखंड बनने के पहले और झारखंड बनने के बाद लगातार होती रही है। कुछ बेहतरी हुई भी है, लेकिन जिस तरह की क्वालिटी चाहिए, जिस तरह की गुणवत्ता चाहिए, ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों की तुलना में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो लोग शिक्षा पर अनावश्यक प्राइवेट स्कूल्स में पैसा दे रहे हैं, जिनका नाम पब्लिक स्कूल है, उससे उनको त्राण मिले और लगे कि हम सरकारी स्कूलों से, हम सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए, जहाँ तक मुझे लगता है सबके सब सरकारी स्कूलों से निकले हुए लोग हैं और अपने अपने जगह पर अपने अपने ठीक ठाक से हैं। ये जो दिमाग में चला गया है कि नहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, तो मेरा जो मानना है उसके हिसाब से बेस्ट टीचर अगर कहीं हैं तो वो सरकारी स्कूलों में है। कंपैरेटिवली अगर आप देख लें तो कई कंपटीशन से उनको गुजरने पड़ते हैं। उसके बावजूद क्या है ऐसा कि सरकारी स्कूलों में क्वालिटी टीचिंग ओवरऑल नहीं मिल रही है। मिल रही है कुछ रामकृष्ण साहू जैसे कुछ लोग हैं, कुछ लोग थे जो कर पाते थे, कर रहे हैं अभी भी पूरे जीवटता के साथ। लेकिन हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामकृष्ण साहू जी, जो प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए हैं स्कूली शिक्षा से और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। नमस्कार, आपको स्वागत है। हमारे साथ हैं AK सिंह जी, जो रांची एजुकेशन फोरम जो है उस एजुकेशन फोरम के संयोजक हैं। राइट टू एजुकेशन जो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है उसके स्टेट कन्वीनर। स्वागत है आपका भी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोहर कुमार दास जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में प्राध्यापक हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ है सुनील कुमार जी, जो स्कूली शिक्षा के, माध्यमिक स्कूली शिक्षा के निदेशक हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। साहू जी, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। एक तो आप स्टूडेंट थे और लगता है कि सरकारी स्कूलों में ही होंगे, पढ़ाई आपने सरकारी स्कूल कॉलेज में ही की होगी। आप टीचर बने सरकारी स्कूल में ही और स्कूल को कचरे से उठा कर के आपने चमक दमक वाला बना दिया। तो उसमें शिक्षा में भी बेहतरी हुई, इसलिए कि झोपड़पट्टी के ही बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे या गांव के बच्चे जहाँ गांव के स्कूल में रहे। तो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आपने जो अपनी पढ़ाई की, आपके समय जो गुरुजी थे, आपके जो समय जो स्कूल प्रबंधन था और आज जो व्यवस्था है, उसमें कैसे लगता है कि स्कूली शिक्षा को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? स्कूली शिक्षा को बहुत आसानी से बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है, बशर्ते हमारे शिक्षक समर्पण के साथ काम करें। मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था। मेरे जो प्रथम गुरु थे, अभी भी मुझे उनका नाम याद है, छोटू राम गुंजू। खाली पांव स्कूल आते थे, धूल धक्कड़ यहाँ तक रहता था। हम लोग बाल्टी पानी उठा कर लाते थे, हाथ पांव धोए कि अपने काम में लग गए। और वो जब भी आते थे उनके हाथ में एक झोला होता था। वो झोला में होता क्या था, नदी के विभिन्न साइज के जो पत्थर होते थे वो उसमें हुआ करते थे और उससे वो हम लोगों को गिनती, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद वो क्या करते थे कि कुछ कपड़े का झोला भी रखते थे और जब 1 से 10 हुआ बांधते थे, मतलब वो दहाई हो गया। इस तरह से करके इतना सुंदर ढंग से वो हम लोगों को पढ़ाते थे कि अगर कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सभी उपस्थित हैं, मतलब पढ़ाई में रस, पढ़ाई में रस। आज मैं देखता हूँ कि पढ़ाई में रस कैसे आएगा, इसका सर्वथा अभाव हो गया है। मैं अभी D.Ed का क्लास लेता हूँ दीपशिखा से, बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो पढ़ाई में रस लाने के लिए शिक्षक को यह होना चाहिए कि विषय की सही और पूर्ण जानकारी उसके पास होनी चाहिए। जो किताब उसकी है, जो पाठ उसका है, और जो दूसरे प्रकाशनों की भी जो किताबें होती हैं, उनको सब लेख करके विषय की अगर सही और पूर्ण जानकारी दें
और एकदम आत्मविश्वास के साथ कक्षा में प्रवेश करें। मैं बच्चों को बताऊंगा और बच्चे हमारे सीखेंगे। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा होगा। AK सिंह जी, राइट टू एडुकेशन जो मूल अधिकार में जोड़ा गया 6 से 14 साल, तो उससे कितना बेनिफिट हो पाया है और नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है, और कैसे इससे जिनको ज़रूरत है उनको बेनिफिट दिलाया जा सकता है? देखिए, राइट टू एजुकेशन एक होलिस्टिक प्रोग्राम था जो कानून सम्मत तरीके से हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके लिए पहली जो बड़ी कमिटमेंट थी उसमें कि हर 30 बच्चे पे मिडिल प्राइमरी स्कूल में और 35 बच्चे पे मिडिल स्कूल में, और जब बच्चों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाए तो 40 बच्चे पे एक शिक्षक होगा, जिसका सर्वथा अभाव है। हालांकि स्टेट ये बोलती है कि 32 बच्चों पे हमारे स्टेट में एक शिक्षक हैं, लेकिन हम लोग तो दिन रात पूरे ज़िले में घूमते हैं, रूरल एरिया में घूमते हैं। किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि 2 शिक्षक हैं 200 बच्चे हैं, 3 शिक्षक हैं 200 बच्चे हैं। तो ये शिक्षक कहाँ है? यदि स्टेट का ये डाटा है तो शिक्षक हैं कहाँ? तो आप देखेंगे कि एक रैशनलाइजेशन का घोर अभाव है। जहाँ सुविधा है, जहाँ सरकार शहरों के आसपास के स्कूल हैं उसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, और दूरस्थ के इलाके में शिक्षकों का अभाव है, वहाँ शिक्षक नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो एक शिक्षक से जुड़ा हुआ बड़ा मामला है कि उनके क्वालिटी, उनका रैशनलाइजेशन, बच्चों की संख्या के ऊपर शिक्षक, ये घोर अभाव रहा है झारखंड में। इसका प्रॉपर जो लोकेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। एक बड़ा कारण है कि हम बच्चों को शिक्षा सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट में एक बड़ा प्रावधान किया गया था कम्युनिटी को इंगेज करने का, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाना था। और इसकी जो क्रियान्वयन है, एक बार बहुत जोर कोशिश किए थे हमने 13, 14, 15 में, तो कुछ हो पाया था, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान का जो मूल उद्देश्य है कि गांव के लोग ही स्कूल के डेवलपमेंट का प्लान बनाएं, और बना करके 1 साल का एक्शन प्लान बनाएं, अपनी भूमिका तय करें, सरकार की भूमिका तय करें, शिक्षकों की भूमिका तय करें, बच्चों की भूमिका तय करें, पंचायतों की भूमिका तय करें, और उसको मॉनिटर करें। आप हमारे कुछ स्कूलों में गए हैं जहाँ देखे हैं कि जहाँ जहाँ हम लोगों ने अपने स्तर पर इसको किया है, तो स्कूलों में अमूल चूल पर बदलाव आया है, और कुछ स्कूल आज भी प्राइवेट स्कूल्स को भी टक्कर दे रहे हैं। तो दूसरी बात चली गई कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान को प्रमोट करना। तीसरी बात है कि जो पढ़ाने की पेडागोजिकल अप्रोच है, जो सर ने हाईलाइट किया है अभी, उसका भी जितना यूज़ होना चाहिए, शिक्षकों को जितना अच्छे तरीके से उसको आत्मसात करना चाहिए, उसका घोर अभाव है। शिक्षक आते हैं, ठीक ठाक से विषयों पर जानकारी नहीं है, पैरा टीचर के ऊपर में हमारी पूरी व्यवस्था निर्भर करती है, और उनको वो कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो अलग अलग पेडागोजिकल अप्रोच लेकर के बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षा से उत्प्रोत कर सकें। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे हम लोगों का झारखंड सरकार ने कोशिश किया था कि डिजिटलाइजेशन कर सके हाई स्कूल को और एटलीस्ट 7-8 क्लास को। तो चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वो आउटडेटेड हो गई हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो चीज़ें हम शुरू तो करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के चीज़ों को, लेकिन वो उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाना, एक ट्रैक करना उसको, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों तक शिक्षा जिस ढंग से पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही है। लगभग 70% बच्चे हैं हमारे। एक तो जो चीज़ें आई उसमें पढ़ाई में रस लेना, यानी जो बीएड के पाठ्यक्रम है या टीचर ट्रेनिंग के जो भी चलते हैं प्रोग्राम्स, उसमें कैसे ये इनपुट डाला जाए कि पढ़ाने में इस तरह की पढ़ाई हो, इस तरह से वो पढ़ाएं कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों। तो आप लोगों क्या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका जो अनुभव रहा है, कोडरमा में भी आप रहे हैं और यहाँ भी रहे हैं, तो आपका जो अपना अनुभव थोड़ा उसमें बताइए कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जो ट्रेन टीचर जा रहे हैं वो नौकरी के लिए तैयार हो गए कि उनको नौकरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, लेकिन सचमुच में वो पढ़ाने की स्थिति में जिससे क्वालिटी बेहतर हो, रस आए, बच्चे पढ़ें? जी सर, बहुत अच्छा ये सवाल है। मैंने कोडरमा में भी देखा है, और हमारे बीएड के स्टूडेंट्स और प्रशिक्षु कोडरमा में भी गए थे। गिरिडीह में भी मैंने वर्क किया है, वहाँ भी मैंने कुछ स्कूलों में देखा, और हजारीबाग में भी मैंने इसका सुपरविज़न किया है। 7-8 स्कूल वहाँ भी मैंने देखा, और अभी रांची में भी मैं इसको देख रहा हूँ। तो 4 डिस्ट्रिक्ट को मैंने देखा, और वहाँ जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं
लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि कैसे हम पेडागोजी को कितना प्रैक्टिस में लाते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले के लेसन प्लान में हम लोग को 40 लेसन प्लान बनाना पड़ता था, और अभी क्या है कि 80 लेसन प्लान बनाना पड़ता है। एक पेडागोजी में 40 और दूसरा पेडागोजी में 40, और उसका वो फुल स्किल के साथ सारे टीचिंग स्किल का प्रैक्टिस करते हैं। पहले तो वो 4 मंथ के लिए हम लोग भेजते हैं इस बच्चों को कि आप जाइए पहले स्कूल को देखिए कि उसका क्या विज़न है, उस विज़न के अनुसार सब कुछ हो रहा है या नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और उसका कितने प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं, कितने प्रकार के फैसिलिटीज़ हैं। इन सभी चीज़ों का हम लोग एक रिकॉर्ड बनवाते हैं पहले, और बच्चे पूरी तरह से समझ के जब वापस आते हैं तो फिर हम लोग 16 वीक के लिए उसको भेजते हैं दोबारा 3rd सेमेस्टर में, और वो पूरे सेमेस्टर तक वो टीचिंग करते हैं। और उसमें बेसिकली उसे टीचिंग करना पड़ता है, और साथ में कुछ केस स्टडी भी करना पड़ता है, उसके कुछ टाइम टेबल कैसे बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, पहले वहाँ के ऑलरेडी टीचर होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया जा चुका होता है। अब दिक्कत ये है कि जब स्टूडेंट जाते हैं तो पहले से सरकारी शिक्षक वहाँ पर हैं, तो पढ़ाने के दरमियान क्या होता है कि एक कॉलेज के भी आते हैं और कुछ दूसरे कॉलेज के भी उसी समय आ जाते हैं, तो पढ़ाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और फिर क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस होने की भी संभावना बन जाती है, और उसी स्थिति में शिक्षकों के बैठने की भी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पे दोष ये हो जाता है कि अपने शिक्षक जो पहले से अपॉइंटेड होते हैं वो पढ़ा नहीं पाते हैं, और एनसीटी भी इसके बारे में बहुत कुछ व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे मैं एनसीटी को भी थोड़ा सा दोषी मानना चाहूँगा। हालांकि बहुत अच्छा वो कर रहे हैं फिर, लेकिन एक चीज़ क्लियर नहीं कर पाए कि जब 2 साल का कोर्स हुआ तो उन्होंने क्यों नहीं व्यवस्था किया कि जब इंटर्न के लिए जाएंगे बच्चे तो उस वक्त वहाँ के शिक्षक कैसे उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, हम लोगों की तरफ से जितना ट्रेनिंग होता है हम लोग 3 बार नहीं, वो सवाल नहीं है, हमारा सवाल दूसरा है, हमारा सवाल एकदम भिन्न है। हमारा सवाल ये है कि पढ़ाई में रस कैसे मिले ताकि बच्चे पढ़ें। जी। तो वो ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है आपका, उस मॉड्यूल में क्या परिवर्तन की कोई गुंजाइश है, या आप जो पढ़ा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बीएड की, तो उसमें आपको लग रहा है कि हम क्वालिटी दे रहे हैं, हमारे यहाँ से बच्चे फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जा कर के बच्चों को पढ़ाई में इन्वॉल्व कितना कर सकें, ये सवाल है सर। जी सर, हम लोग की तरफ से तो जितना ट्रेनिंग होता है वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं। आईसीटी बेस्ड भी क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल पहुँचते हैं तो मैंने स्कूल में कुछ स्कूल में देखा कि जैसे कार्मेल का नाम है, माउंट कार्मेल ब्राम्बे में है, वहाँ पे एक हॉल है और प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, और वो वर्किंग में भी है, एक लाइव भी है कंप्यूटर का, तो वहाँ पे बच्चे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं है, हम लोग ट्रेनिंग तो दे देते कि ये सब यूज़ करनी है, लेकिन स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं है। बहुत जगह पे टीवी लगा हुआ है लेकिन वो वर्किंग में नहीं है, बहुत जगह प्रोजेक्टर बिल्कुल डेड है, और बहुत जगह पे बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है, और मतलब किताबें भी अगर है वहाँ पे लाइब्रेरी तो अपडेटेड नहीं है। ये सब भी एक रीज़न है जिसके चलते उनमें इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। नहीं, हमारे सवाल का जवाब मिला नहीं, हम खोजेंगे सवाल का जवाब। सुनील कुमार जी, ये जो आप लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि बेहतर हो, टीचर जो हैं वो पढ़ाएं, इसलिए कि आपके पास बेस्ट हैं तो वो पढ़ाएं, पढ़ने की व्यवस्था करें। तो इसमें क्या प्रगति आप देख रहे हैं इधर हाल के दिनों में? कुछ जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स का जो अनुपात था झारखंड बनने के पहले, झारखंड बनने के बाद, अभी तो लगातार बेहतर होता चला गया है कंपैरेटिवली। हो सकता है कि जो रेशियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तय की गई हो या दूसरे ढंग से तय की हो वो नहीं मिलता हो, लेकिन शिक्षकों की संख्या बहुत बढ़ी है पहले की तुलना में। तो आप जो फील कर रहे हैं आप अपने मॉनिटरिंग में, उसमें क्या लगता है? अभी हमारा सरकार की सबसे पहला उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक शिक्षकों की बहाली कर और बेहतर जो है पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। तो अभी लगभग +2 विद्यालय में 3000 की वैकेंसीज जो है एसएससी के माध्यम से निकाली गई है, और प्राइमरी शिक्षक में भी लगभग 26,000 शिक्षकों की बहाली का कार्य प्रगति पर है कार्य। मुझे इससे लगता है कि बेहतर स्थिति आने वाले समय में हो पाएगा, और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद JCRT अपने इस दिशा में लगा हुआ है कि क्या बेहतर हम पाठ्य सामग्री दे सकें बच्चों को, ताकि उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े और
बेहतर झारखंड के प्रति ज्ञान उनको मिल सके। इस दिशा में कार्य हो रहे हैं JCRT के माध्यम से भी। और चूँकि जो अभी वर्तमान में शिक्षकों का अभाव है, तो हम लोग स्मार्ट क्लास के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि उस गैप को हम लोग भर सकें। और स्मार्ट क्लास के प्रति वर्तमान समय चूँकि बच्चों की भी रुचि बढ़ी है, तो उसमें काफ़ी देख रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट आ रहा है। हम लोगों ने गोड्डा में जब मैं पदस्थापित था, तो वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा, हमारे उपायुक्त महोदया के द्वारा वहाँ स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जिले के सभी हाई स्कूलों में पढ़ाई शुरू कराया गया था। तो रिजल्ट में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने वहाँ देखा था। और लगभग जो 2018 में वहाँ रिजल्ट 55 से 50% था, वो अचानक 19-20 में जंप करके 80 से 85% रिजल्ट हुआ था। तो एक है, और PICT लैब के माध्यम से भी बेहतर शिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था की जा रही है स्कूलों में। तमाम चीज़ों पर, जैसा आप ही बताया कि लाइब्रेरी की स्थिति अच्छी नहीं है, हम लोग उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। पर्याप्त राशि हम लोग DO के माध्यम से स्कूलों को उपलब्ध करा रहे हैं कि स्कूल की भी लाइब्रेरी जो है वो बेहतर हो सके, वहाँ तमाम संसाधन हो सके, बच्चे वहाँ पर उसका अध्ययन कर सके, उपयोग कर सके। तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ साहू जी, एक जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र में पढ़ाने का एक तरीका है। एक तरीका जो कहावतों में आता है, कहानियों में आता है कि एक राजा का बच्चा पढ़ नहीं रहा था, होते जाते बहुतों ने कोशिश की, कोशिश से नहीं सफलता मिली, तो उन्होंने एक आदमी को बुलाया जिसने की गारंटी ली कि हाँ ठीक है हम पढ़ा देंगे, क्योंकि आधा राजपाट उसको मिलना था। तो आम का फल दिखा करके कि भाई आम का पेड़ है, देखो तो इसमें कितना फल है। दूसरे भाई ने कहा कि चलो चलो मैं सरवा पढ़ा रहा है, यह भी रहा है। तो पढ़ाने के इस तरीके में एक जो पंचतंत्र के माध्यम से शिक्षा देने की बात है, शिक्षाप्रद बातें हो रही हैं। और आप रस लेने की जब बात करते हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या इनपुट डाला जाए? एक तो आपने डाला कि आपके जो गुरुजी थे, वो गुरुजी अपने विजन से इस तरह का काम करते थे, इस ढंग से शिक्षण। तो वो विजन के लिए इनपुट क्या डालना पड़ेगा ट्रेनिंग मॉड्यूल में, ताकि बेहतर हो सके? सरकार के लेवल पर जो चीज़ें दी जा सकती हैं सरकार देगी, सरकार पॉलिसी में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकती है, ट्रेनिंग मॉड्यूल दे सकती है। तो वही हम मनोहर कुमार दास जी से भी पूछ रहे थे कि क्या ऐसा चेंज हो कि पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आए, इन्वॉल्व हो, दोनों पार्टी इन्वॉल्व हो। मधुकर भाई, मैंने पाया है कक्षा में बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, और कुछ अंतराल में उनका मन टूटने लगता है। तो उनका मन न टूटे, ऐसी स्थिति में कोई, जैसा कि पंचतंत्र में बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसी तरह की कोई बात जिसमें बच्चा प्रभावित हो सके, कहानी बच्चों को बतानी चाहिए। मैंने बहुत अच्छा एक प्रयोग करके पाया था, बहिर्कक्षा। हम जो कक्षा में बच्चों को रखते हैं, और यहाँ बहिर्कक्षा का सर्वथा अभाव है। कभी कभी ऐसा होता था कि शनिवार के दिन किसी एक कक्षा के बच्चे को ले गया, ग्रुप बना दिया 4 बच्चे का, 6 बच्चे का, ऑरेंज ग्रुप, मैंगो ग्रुप, लेमन ग्रुप। जाओ तो जी पत्ते चुनो, तो टहनियाँ चुनो, तो ये सब देखो, तो सब लाओ, आ जाओ, चलो इसमें लेकिन आज आप टहनी पत्ता चुनवाइएगा तो अखबार में छप जाएगा कि आप बच्चे से नौकरी करवा। नहीं, अखबार में छपे, लेकिन जब अखबार को इसकी असलियत और इसका लाभ मिल जाएगा तो अखबार, तो असलियत समझ ले तो फिर दिक्कत नहीं ना है। ये असलियत तो कहाँ समझता है कि बच्चे को भी श्रम के प्रति सम्मान होना चाहिए, श्रम करना चाहिए, ये सीखता कहाँ है? वहाँ श्रम की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जो भी श्रम कर रहा है, पत्ता इकट्ठा करके ला रहा है, देखिए ना, वो तो लगता है कि सिर्फ किताब के अलावा उसका कोई जिंदगी ही नहीं है। वो कितनी चीजें सीख रहा है, उससे वो कलर सीख गया, मोटा सीख गया, पतला सीख गया, लंबा सीख गया। ये लिख के रखना पड़ेगा बोर्ड पर कि हम सिखा रहे हैं, उसे काम नहीं कर रहे हैं। छोटा हो, मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग बहिर्कक्षा का प्रयोग करते हैं तो बच्चों में जो एक निरस्ता आती है पढ़ाई के मामले में, वो मिट जाएगी। शांति निकेतन का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। जी बिल्कुल रहा है। एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रावधान है। और मैं देखा हूँ कि इस तरह की कक्षाओं का जहाँ आयोजन होता है, तो बच्चे पहले आकर के गेट में ऐसे निहारते हैं कि गुरुजी कब आ रहे हैं, गुरुजी कब आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों के प्रति जो एक लगाव हो जाता है, उनका रस मिलना शुरू होता है, तो बच्चे स्वतः उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि
जहाँ हमारा शिक्षक कक्षा में प्रवेश करे तो इतना मनोबल लेकर प्रवेश करे कि साहब मैं आज इन बच्चों को अपना पाठ्य की सामग्री को बढ़िया रूप से पेश कर दूंगा। तो एक कोई छोटी मोटी कहानी या कोई लाभप्रद बात वगैरह बात से शुरू करके अगर हम उसको सिर्फ विषय के साथ जोड़ देते हैं तो बच्चे शिक्षक को देखते रहते हैं, उनके चेहरा को देखते रहते हैं। दूसरी बात, जो हमारा एक ब्लैक बोर्ड है, हमारे मानक ब्लैक बोर्ड जो आपका 9 फीट और 5 फीट का जो होता है, वो ब्लैक बोर्ड में फंक्शन शिक्षक एक कक्षा जो 40 मिनट का वो लेता हो, कम से कम 2 बार ब्लैक बोर्ड भरे और बच्चे उनको कॉपी करें। तो आज मैं देख रहा हूँ, ये पहले तो हुआ करता था कि जो ब्लैक बोर्ड फंक्शन है वो एक प्रकार से नहीं के बराबर है। मैं अपने ही भाई की बात करता हूँ, कभी कभी मैं रास्ते में गुजरता हूँ तो किसी स्कूल में, मैं एक स्कूल में प्रवेश कर गया तो 5 फलों के नाम लिखा हुआ है, 5 जानवरों के नाम लिखे। 3 दिन के बाद गया, वही पड़ा हुआ है। तो बहुत तकलीफ लगती है। शिक्षक अगर चाहेगा हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो वह होगा, उसके बहुत तरीके हैं। देखिए, नहीं, एक तो ओरिएंटेशन बनाना, ये ओरिएंटेशन वही हम कह रहे हैं कि वो इनपुट कैसे उनमें डाला जाए कि ये ओरिएंटेशन उनमें बने। असल सवाल तो ये है ना। मैं उसी पर जा रहा हूँ। देखिए, मैंने पाया है कि जैसे कि सतत मूल्यांकन एक हमारा है। सतत मूल्यांकन हमारा कहना है कि साहब मान लीजिए हिंदी का है, आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन हैं, आप उसके 4 वैकल्पिक उत्तर ले लीजिए। आप तो पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक महीना एक टेस्ट हो कि इसमें आपका क्वेश्चन जो है लिखा रहेगा, विकल्प दिया रहेगा, बच्चे अपने कॉपी निकालेंगे। हाँ, चलो जी देखो, ये पहला सवाल, इसका उत्तर ख है, क्रमांक, कल सांकेतिक क्रमांक लिखना है, सांकेतिक अक्षर लिखना है, उत्तर कुछ लिखना है। तो इस तरह से अगर महीना में हमारे शिक्षक एक बार सतत मूल्यांकन जो पढ़ा रहे हैं उनकी परीक्षा लें ब्लैक बोर्ड पर, बच्चों को कुछ नहीं करना है। एक सिंह जी, एक हमारे दिमाग में जो सवाल सबसे ज़्यादा गूंज रहा है वो है रिसीविंग एंड पर जो बैठा हुआ है, हम उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हमारा कम्युनिकेटिंग स्किल क्या होगा कि उसको कम्युनिकेट करें। असल सवाल यहाँ ये है कि हम अगर उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हमको रिसीव करेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, समय पास करेगा, समय पास करके वो भी चला जाएगा। समय आपका घंटी खत्म हुआ, घंटी बजी और आप निकल गए। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या जो शिक्षा की व्यवस्था है या पुरानी शिक्षा की व्यवस्था थी, बुनियादी शिक्षा में यह बात थी कि पेड़ लगा करके वो सीखेगा, पत्थर गिन करके सीखेगा और वो खेती में धान क्या है, गेहूँ क्या है, ये सारा कुछ सीखेगा। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसलिए कि उसी बैकग्राउंड से वो बच्चा आता था तो इन्वॉल्व होकर सीखता था। अब इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। गुरुजी को भी है और ये क्या नाम है, बेस्ट रिजल्ट आए, और गार्जियन को है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, 90%, 95%, 99%। वो कैसे हो, ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या चेंज हो इस तरह का, जिससे कि शिक्षक जाएँ तो ये मान के चले कि हमको पढ़ाना है, और पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं वो रिसीव करने वाले से पता चले। एक इन्होंने उपाय बताया कि उसका सतत मूल्यांकन हो, एक रास्ता हो सकता है, और क्या हो सकता है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और राइट टू एजुकेशन एक्ट में, दोनों में ही शिक्षक की क्वालिटी इन्हांसमेंट का, विशेष करके के पेडागोजिकल अप्रोच के ऊपर में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है। एक शिक्षक कैसे इफेक्टिव होगा क्लास के अंदर में। तो पहली बात है कि बच्चों के जो लैंग्वेज हैं उसके ऊपर उसके हिसाब से बात हो। दूसरी बात है कि ये बिहेवियरल साइंस भी बोलता है, और ये जो बिहेवियरल साइंस टीचर्स ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है उसमें भी एक चैप्टर है कि एक क्लास में 40 मिनट से ज़्यादा, मतलब पूरे दिन में 1.5 घंटे से ज़्यादा कंसंट्रेशन एजुकेशन के ऊपर नहीं कर सकता है कोई बच्चा। ये है, तो उसको और कैसे सिखाएं हम, तो उसी के लिए पेडागोजिकल अप्रोच लाया जाता है। कुछ लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सिखाएंगे, कुछ बता के सिखाएंगे, कुछ पत्थर गिना के सिखाएंगे, कुछ आउटसाइड द क्लास सिखाएंगे। तो ये डाइवर्सिफाइड लर्निंग का जब स्पेस क्रिएट करते हैं तो ये बच्चों की लर्निंग बहुत ही समुचित तरीके से होती है। आज आप अध्ययन करेंगे कि दुनिया के जो बड़े स्कूल है जो नामी गिरामी हैं, वो क्यों नामी गिरामी है। हमारे देश में भी जो बहुत सारा फीस चार्ज करते हैं, वो क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि उनकी जो लर्निंग है बच्चों की, वो डाइवर्सिफाई करते हैं। कुछ बाहर सिखाते हैं, कुछ एक्सपोजर करते हैं, कुछ तो अमेरिका तक ले जाते हैं एक्सपोजर में। तो इस तरह से उनकी जो क्लासरूम का जो टीचिंग होती है, जो एकेडमिक टीचिंग है, वो 50% और 50% टाइम जो है
वो खेल के माध्यम से, एक्स्ट्रा कैरिकुलम में, स्कूलों के बाहर में सिखाने का काम यदि करें तो देखिए आज भी शिक्षा की व्यवस्था उतना ही प्रभावी होगी और उतना ही मनोरंजक होगी जितना हम लोग के समय में हुआ करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें छूट गई हैं और सरकार भी मॉनिटर करती है कि बच्चे क्लास के अंदर हैं कि नहीं, शिक्षक क्लास के अंदर हैं कि नहीं। यदि बाहर है तो उनको सस्पेंड करेंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं के एक होलिस्टिक सोच नहीं होने की वजह से हम बच्चों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं और बच्चों को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहला बार कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसने माना है कि 80% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 ईयर्स। दुनिया में जितने भी देश हैं ज़्यादा 80% एक्सपेंडिचर होता है 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और 20% खर्चा होता है बाद की पढ़ाई में। हमारे देश में 80% खर्चा होता है बाद की पढ़ाई में, 20% खर्चा होता है पहले की पढ़ाई में। तो इन चीज़ों के रिवर्सल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार फोकस की गई है कि 80% 70% खर्चा हो 14 साल तक और बाद बाकी बच्चे अपना जो फैसिलिटेट करेंगे वो आगे बढ़ें और उनको पढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि झारखंड में अभी भी हम लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आत्मसात करना चाहिए था, थोड़ा पीछे हैं। कोरोना भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसका, लेकिन बहुत स्पेस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से स्कूल कॉम्प्लेक्स का एक अवधारणा लाया गया है कि एक बड़े स्कूल के इर्द गिर्द 12 किलोमीटर के रेडियस में आंगनबाड़ी और स्कूल जितने भी स्कूल हैं उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में होंगे और उनके सारे संसाधन को शेयर किया जाएगा। तो इसको यदि ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो झारखंड एक मॉडल स्टेट हो सकता है। आप प्रोग्राम में थे, हमने शिक्षा मंत्री को बोला था BNR चाणक्य वाले प्रोग्राम में, उन्होंने बुलाया कि हाँ आप आके समझाइए कि इसको कैसे किया जा सकता है। हमको समझाना नहीं है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है, आपको करना। इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं हम लोग उस पर एडवाइस कर सकते हैं, राय दे सकते हैं आपको। लेकिन यदि कर लें हम लोग, तभी देश में किसी स्टेट में ये नहीं हो रहा है, झारखंड में हम लोग कर लें तो बहुत अच्छा होगा कि एक डाइवर्सिफाइड लर्निंग, रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से शिक्षा के, जैसे वो 12 किलोमीटर के रेडियस में जो मैथ के टीचर होंगे तो हर स्कूल में तो मैथ के बढ़िया टीचर दे नहीं सकते हम लोग आज की स्थिति में। यदि 5 मैथ के टीचर हैं तो उनको मोबिलिटी चार्ट बनेगा और चार्ट के माध्यम से अलग अलग स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। टीचर्स को भी एडवाइस करेंगे कैसे किन से साइंस के, मैथ्स के चीज़ों को पढ़ाना है, इंग्लिश कैसे पढ़ाना। तीसरे संसाधन के शेयरिंग, डाइवर्सिफाइड लर्निंग इनको करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। मनोहर जी, ये जो हो सकता है ये काम। मूल सवाल ये है कि आप बीएड की ट्रेनिंग जिनको दे रहे हैं, ट्रेंड होकर के विभिन्न नौकरियों, प्राइवेट या सरकारी में जो जा रहे हैं नौकरियों में, वो बच्चे को कितना इन्वॉल्व करते हैं, कितना कर पाते हैं। इंटर्नशिप के दौरान भी ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है आपका, वो क्या है? आपके साथ किसी टीचर को भेजते हैं जो जाकर वहाँ देखते हैं कि कौन स्टूडेंट जो है ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है, उस स्टूडेंट से दूसरे लोगों को सिखाना कि देखो ये ऐसे पढ़ा रहा था तो उससे ज़्यादा रिसीव कर रहे थे, क्या है? जी जी, हाँ। टीचर्स ट्रेनिंग के अंतर्गत मॉनिटरिंग सिस्टम होता है जिसे हम लोग मेंटरशिप कहते हैं। हाँ। और ग्रुप होता है, जिस स्कूल में बच्चे भेजे गए हैं, प्रशिक्षु भेजे गए हैं, वहाँ पे एक सुपरवाइज़र जाएगा, एक मेंटर जाएगा और वो वहाँ पे देखेंगे, पीछे बैठ कर के भी वो ऑब्जर्व करेंगे कि वो अच्छा से अपना स्किल का प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि टीचिंग स्किल में बहुत सारे स्किल्स होते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड टीचिंग स्किल, कैसे उसका ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल है, वो अच्छा से लिखा है या नहीं। टीचिंग एड बनाना है, वो इंट्रैक्शन के लिए टीचिंग एड बनाते हैं, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। कुछ लोगों के पास प्रोजेक्टर होता है तो वो यूज़ कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखना होता है और कितना वो स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि फीडबैक जब तक हम नहीं लेते हैं स्टूडेंट से, तब तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व के लिए एक 5E मॉडल भी है, जैसे इंगेजमेंट का, एलैबोरेशन का, एक्सप्लोरेशन का। ये सब कुछ टेक्निक्स है जिसको बच्चों को पहले बताया जाता है, जिसमें वो इन्वॉल्व हो जी। इसके लिए और भी इन्वॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक 2 एस्पेक्ट होते हैं इसमें, जो कि CCE के मॉड्यूल में भी है वो सब चीज़। और इसमें जो हमारा कंटेंट नॉलेज है उस पर फोकस तो करना है, लेकिन साथ में पढ़ाने के बाद हमें स्टूडेंट से कितना इंट्रैक्शन है वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये तब होगा जब हम टीचिंग स्किल का ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है, जिसमें हमें कभी जेस्चर, बॉडी मूवमेंट और इधर उधर करना पड़ता है,
वो बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कौन बच्चा सो रहा है नहीं है, जगह हुआ है, उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है, प्रॉम्प्टिंग होता है, क्यूज़ होता है, ठीक है, ये सब स्किल का यूज़ करते हैं हम लोग। और उसमें होता है कि एक लेसन पढ़ाने के बाद प्रेजेंटेशन का जो क्या है तुम्हारा, किस मेथड का आप यूज़ किए हुए हैं, इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, या क्वेश्चन आंसर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, और ये सब मेथड का कितना वो यूटिलाइजेशन करा पर्टिकुलर टॉपिक के रिस्पेक्ट में जी। तो तब वो इन्वॉल्व होते हैं। और फिर फीडबैक भी लेते हैं। फीडबैक करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। इवैल्यूएशन 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो जब वो एंट्री करते हैं तो बच्चे को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं, फिर वो कुछ पढ़ाने के बाद उसको लीड करते हैं, तो उसको हम लोग लीडिंग क्वेश्चन बोलते हैं। फिर उसका भी इस्तेमाल वो करते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद एक पैराग्राफ वो समझ पाया कि नहीं, उसके बाद फिर प्रशिक्षु को करना पड़ता है कि वो कंप्रहेंशन हुआ कि नहीं उसका, तो उसको कंप्रहेंसिव क्वेश्चन कहते हैं। फिर लास्ट में हम लोग इवैल्यूएशन का क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद फिर रिकैप्चुलेशन होता है उसका, रिकैप्चुलेशन के स्किल का भी इस्तेमाल वो कर रहा है कि नहीं, उसके लिए फिर हम लोग रेटिंग करते हैं। 2 क्रिटिसिज्म हम लोग करते हैं कि बच्चे जब पढ़ाने शुरू करते हैं तो 2 क्रिटिसिज्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने अभी जो पढ़ाया सारे स्किल का यूटिलाइजेशन वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अभी क्या है कि जहाँ जहाँ फैसिलिटी है 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो प्राइवेट गवर्नमेंट के प्राइवेट के प्रशिक्षु हैं, प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, और कुछ है सेंट्रल के गवर्नमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ तो हैं, कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं कहीं बहुत जगह पे नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे अभी बहुत कुछ डेवलपिंग है। और झारखंड के बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो होता ये है कि वो सीख कर के जो आते हैं उसका वो यूटिलाइजेशन जब करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है तो बच्चों को बांधता है, इन्वॉल्व करता है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो कुछ आईसीटी को हर क्लास में एक प्रोजेक्टर और स्क्रीन होना चाहिए। पहले जो चॉक एंड टॉक की बात होती थी वो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अभी के रिसेंट एज में अगर हम टेक्नोलॉजी को दरकिनार करके बात करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी सी लगता है कि हम बैक चले जाएंगे। क्योंकि इसलिए अभी आप देखे होंगे कि दिल्ली में जिस तरह से काम हुआ है ना स्कूल के मामले में, तो शायद उसका विख्यात बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ अमेरिका तरफ का, उसका पब्लिकेशन हो गया। तो वो क्यों हुआ? वो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने से। इनसाइड में टीचर बहुत टैलेंटेड है लेकिन बच्चे क्यों नहीं आते हैं? उसका थीम बनाया हुआ है कि बाउंड्री नहीं है, गेट घुसने के समय गेट नहीं बना हुआ है, अंदर घुसने के बाद देखो तो पूरा मकड़ी का जाल लगा हुआ है, उससे उसका डिसइंटरेस्ट हो जाता है। इसके लिए ज़रूरत होता है कि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर सफाई पे भी ध्यान दे, सैनिटाइजेशन का ध्यान दे। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए जो टॉयलेट का सिस्टम होता है वो अच्छा नहीं पाया जाता है, जिसके चलते से बच्चे डिसइंटरेस्ट हो जाते हैं, बीच में भाग जाते हैं। कुछ को लोगों का अगर कुछ तबीयत बाई चांस खराब हो गया तो वहाँ क्लिनिकल व्यवस्था नहीं होती है, फर्स्ट एड की व्यवस्था, हाँ फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं होती है। खेलते खेलते अभी 2 बच्चे ये छोटा नागपुर में खेलते खेलते दोनों का पैर टूट गया, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग सिस्टम जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए 9, 10, 11, 12 के जो विशेष करके वहाँ क्लासेस हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको नहीं करते हैं तो बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते हैं और पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होते, टाइम से नहीं। मैं लौटता हूँ आपकी तरफ फिर से, सुनील कुमार जी, आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। ये टीचर्स की तरफ से आपको क्या फीडबैक मिलता है? वहाँ तो सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि हमारी मांगें पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो और इस थ्योरी में जो है आप लोग जो मॉनिटर करते हैं उसमें बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर का सिलेक्शन करते हैं क्या? इस जो बेस्ट कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे कर पाते हैं? आपके तरफ से उनको कुछ मिलता है इनपुट जिसकी वजह से कर पा रहे हैं, या अपने स्किल से कर पा रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने भी सरकार के स्तर से भी हम लोग उनको पुरस्कृत करने का काम करते हैं ताकि अन्य शिक्षकों पे इसका एक प्रभाव जाए। अभी हम लोगों ने चतरा के एक शिक्षक को पुरस्कृत किया है। वो अपने माध्यम से उन्होंने स्कूल तक श्रमदान से सड़क बनवाया और काफ़ी अच्छा कैंपस में जो है फूल पौधे लगवाए और बहुत साफ सफाई पर उनका बेहतर ध्यान था। और ये सब जो व्यक्तिगत प्रयास से जो भी होते, जो शिक्षक आगे अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उनको हम पुरस्कृत करते हैं ताकि अन्य शिक्षकों में भी शिक्षण के अलावे भी एक्टिविटीज से जो है विद्यालय प्रांगण का माहौल कुछ ऐसा रहे कि बच्चों को बेहतर एक जगह मिले, कुछ घर से अलग है उनको एक माहौल मिले ताकि वहाँ वो दंडांत हो सके। और अभी जो सरकार की ई विद्या वाहिनी के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटर करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरह की
और बल्कि अब तो उनका अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक्स के माध्यम से विद्या महानी के माध्यम से दर्ज हो रहा है। तो उपस्थिति भी शिक्षकों की कॉलेज में बढ़ी है। और अभी हम लोगों ने शिक्षकों की जो स्किल टीचिंग स्किल है वो कैसे बेहतर हो, अभी जुलाई माह में ही प्रेम जी अजीम जी संस्थाओं के साथ जो MOU किया गया है वो शिक्षकों को इसमें स्किलिंग करेंगे और उनको ट्रेन करेंगे। तो मुझे लगता है कि बेहतर तस्वीर आने वाले समय में आना चाहिए ताकि छात्रों का रुचि जो है वो बढ़े। आपने कुछ टेक्निक्स बताया साहू जी कि आप जो पढ़ाते थे, आपको जो पढ़ाया गया, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ दूसरी टेक्निक अपनाता हूँ। मैं बच्चों को बता देता हूँ कि अगर पिरामिड बनाना है तो पिरामिड को उल्टा बना दिया, एक पैराग्राफ लिखा, उस पर बहुत सारी अशुद्धियाँ छोड़ दी, ठीक है ना। वह तब जब बच्चे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बच्चे किसी कारण से इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं हमारे साथ, तो इस तरह की चीज़ें मैं करता हूँ। गिनती लिख दी, 9 की जगह 8 लिख दिया, 8 की जगह 9 लिख दिया। तो जैसे ही आदमी की एक कमाल की ये क्वालिटी है कि गलती पकड़ना बहुत जल्दी जानता है और दूसरे को नीचे दिखाने में उसको बहुत मज़ा आता है। सर 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 देखिए वो गलत लिख दिए हैं, सर सर, वो इन्वॉल्व हुआ, इसी बहाने इन्वॉल्व हुआ। और हम उसको नहीं बताते हैं कि जानबूझ के हमने गलती की, हम आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप इन्वॉल्व होइए। अब पिरामिड बनाने नहीं आएगा, सर पिरामिड तो उल्टा बना दिया आपने, हाँ ठीक है भाई बना दिया, इसको ठीक करो तो आकर के, तो वो इन्वॉल्व होता है। एक टेक्निक मैंने खोजी, इसलिए कोई लड़के PG के लड़के हैं, UG के लड़के हैं, उनको थोड़ा सा कठिन है इन्वॉल्व करना, तो वो इन्वॉल्व किया हमने। यह भी टेक्निक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देखा कि भाई हम इन्वॉल्व कैसे करें, तो उन्होंने कंप्लीटली पेड़ के नीचे पढ़ाने की व्यवस्था की। 2 ही चीज़ चाहिए ना भाई, एक टीचर चाहिए, एक स्टूडेंट चाहिए, बाद में 3 4 5 6 नंबर पर सब कुछ है। अरविंदो घोष ने कल्पना की महर्षि अरविंद बन गए। कहाँ संतरे स्टीफर में पढ़ाते थे और वहाँ से 150 रुपये के, यहाँ 700 रुपये में मिलता, 7,000 देने के लिए तैयार था, 150 रुपये की नौकरी में चले गए पुदुचेरी जाकर पढ़ाने लगे। ये जो है कि बच्चा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं, तो ये तब पता चले कि हम उस 50 मिनट में 40 मिनट में इन्वॉल्व हैं कि नहीं। टीचर अगर इन्वॉल्व हैं तो स्टूडेंट को इन्वॉल्व कर पाएंगे, और इन्वॉल्व है तो पता चलेगा तब जब वो सवाल पूछता है। सवाल ही कहीं नहीं पूछे तो इसका मतलब बहुत काबिल आदमी, तो पढ़ाने की जरूरत क्या है, नहीं। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि सरकार की तरफ से जो संसाधनों की बात है, वो कोशिश तो हो रही है, संसाधनों की अपनी सीमा भी है, लेकिन जो संसाधन है उसका उपयोग करके टीचर है और स्टूडेंट है, तो टीचर स्टूडेंट मकान भी है, फैन भी है, कुछ जगह टेक्नोलॉजी भी है, तो उसका उपयोग कैसे हो सकता है। बात ऐसी है कि मैंने एक व्यवहार किया था और बहुत सही पाया था कि स्कूल में हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मैंने बरामदा में बेंच लगवा दिया और कुछ पुस्तकों को जो बच्चों के रूप में अपने से छांट के 10-15 किताबें रख दी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। अपनी कक्षा में जाते समय किताब में देखो अनेक प्रकार के चित्र होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, बहुत सारी बातों की। आज कुछ किताबें हैं तुम्हारी बरामदे में, तुम्हारे बरामदे में। आपको बता दूं, बच्चे खाली चित्र देख करके ही किताब के साथ रुचि पैदा कर लिए। अब हर सप्ताह बच्चा लाइब्रेरी से किताब ले रहा है, एक सप्ताह रख रहा है, पढ़ रहा है, फिर लौटा रहा है, फिर दूसरी किताबें ले रहा है। इसमें कोई दिक्कत की बात कहीं पर नहीं आई, और बच्चों का प्रेम लाइब्रेरी के साथ लग गया। कोई बच्चा अच्छा करता है तो सभी बच्चों के सामने में उसकी अच्छाइयत को भी रखना पड़ता है, उससे और भी बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, आते हैं, जाते हैं। जहाँ एक बार बच्चे का मन स्कूल के साथ रम जाता है, पठन पाठन के साथ रम जाता है, उसकी उपस्थिति भी 100% कक्षा में रहती है, कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करता है। जिस समय हमारा वार्षिक समारोह होता है उस समय ऐसे बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसके माँ पिता को भी बुलाते हैं, उनको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह से देना लेना, इस क्रिया से लेकर के, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हर स्कूल में हमारा हेडमास्टर सही मायने में हेडमास्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। सही मायने में हेडमास्टर को तो पिटाई हो जाएगी ना, लाठी लेकर लोग चले आएंगे, मास्टर साहब लाठी या छुरा लेके आ जाएंगे पीटने के लिए कि आप हमको घड़ी देख रहे हैं ना, आप हमको बताते हैं आ जाओ। आपको कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं।
ऐसा होना तो- चाहिए, ऐसा लेकिन नहीं- जो दुनिया बदली है उस दुनिया में क्या करिएगा इसका आप? हाँ नहीं, देखिए ऐसा है ना, हमारी जो वार्ड शिक्षा समिति है, हाँ। जिसके साथ हम लोग सब जुड़े हुए होते हैं, वार्ड शिक्षा समिति इन सबों को भी देखती है। तो जहाँ पर वार्ड शिक्षा समिति का सहयोग और समर्थन प्राप्त है, वहाँ इस तरह की हिंसा तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। चलिए आमीन कहें, खुदा करें। ये AK सिंह जी, एक चीज़ हम समझना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 100% मार्क्स भी आ जाता है, 99% भी मार्क्स आ जाता है, लेकिन वो वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं उसमें मानवीयता, संपूर्ण विकास में बहुत सारी कमी रह जाती है। सरकारी स्कूलों में मार्क्स कम आने वाले बच्चे भी मानवीयता थोड़ा ज़्यादा लेकर के और वो सारा चीज़ लेकर के चलते हैं। दोनों को कैसे मिक्सअप किया जा सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी अपने को सुधारें और सरकारी स्कूल जो है वो और इन चीज़ों को कि उसका भी मार्क्स बढ़िया आए, ये क्या हो सकता है रास्ता? देखिए, यदि हम लोग अपने को ही असेसमेंट करें, जब हम लोग पढ़ते थे तो एक ही क्लास में दलित बच्चे भी हैं, मुस्लिम बच्चे भी हैं, आदिवासी बच्चे हैं, कोराटोली से 1 से 3 क्लास तक थे कोराटोली कोकर में, तो उसमें सारे लोग थे और आज भी सभी लोगों से बहुत आत्मीय संबंध है हम लोगों का। और इस तरह से जो लर्निंग है, सीखने की व्यवस्था है, मार्क्स में एक अलग तरह की देश में पॉलिटिक्स चल रही है, इसको भी समझना होगा हम लोगों को। एक पॉलिटिक्स है कि CBSE का एक अलग खींच है, ICSE का एक अलग खींच है, और स्टेट एजुकेशन की एक अलग तानातानी है तीनों में। CBSE और ICSE क्या करते हैं कि जो क्वेश्चनिंग पैटर्न है वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है। वो ये एक नंबर आप जवाब दे दीजिए, वो सही हो जाएगा आपका। सही हो गया तो हिंदी में भी एक में टिक मार्क कर दिया तो आपका हो जाएगा, लिटरेचर में भी हो इसलिए आप जाएगा। देखें कि 500 में 500 बच्चे ला रहे हैं, जो कि असंभव बात है ठीक से असेसमेंट हो बच्चों का। तो नहीं, हमारे यहाँ अगर इनके स्कूल में लाए बच्चे तो CBI की इंक्वायरी हो जाएगी ना। हाँ, कंप्लेन कर देंगे, पोजीशन पार्टी चढ़ जाएगी, कैसे आ गया, कैसे आ गया। तो जो चीज़ें हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट एक व्यक्ति कब होता है, जब वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, कॉग्निटिव एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है अपने बिल्कुल अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ काल्पनिक बातें सोचता है, कुछ हकीकत में सोचता है, और कुछ अपने अंदर की बातों को उड़ेलता है। ये सरकारी विद्यालयों में बहुत बढ़िया तरीके से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम सरकारी विद्यालयों से पढ़ के यहाँ बैठे हैं, और जो DPS के बच्चे हैं और अलग अलग जवाहर विद्या मंदिर के बच्चे हैं, वो हमारे अंडर साथ में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि इस तरह के बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि हम उसी प्रक्रिया में पढ़े बढ़े हैं। तो संघर्ष की साथ पढ़ाई करना ये सरकारी विद्यालयों में ही सिखाया जाता है, ये प्राइवेट विद्यालय में नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे? क्योंकि छोटी सी कोई समस्या आ गई, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, सीधे कूद जाते हैं छत से। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ सुझाव आया है। अभी आप देखेंगे रिसेंट पास्ट में जो एक नया डेवलपमेंट हुई है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है, कि कुछ बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हम लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप जहां गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के काम कर रहे हैं, वो लिस्ट दीजिए, हम लोग अपने बच्चों को ले जाएंगे दिखाने के लिए कि देश की एक ये भी तस्वीर है। तो मुझे लगता है किसी ने ये बात फीडबैक वहाँ भी दिया है कि बच्चों को इस देश के लिए तैयार करना होगा, तो पूरे देश की एक जो वस्तु स्थिति है उसके साथ में इनको इंटरेक्ट कराना जरूरी है। सरकारी विद्यालयों में तो है, और आज भी मान के चलिए कि जितने अच्छे पोजीशन में है वो सरकारी विद्यालयों के सरकारी विद्यालय के धान गेहूं में फर्क कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ तो धान गेहूं में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्या है नहीं है। ये मनोहर जी, आपने फील किया कभी अपने 4-5 जगह के कार्यकाल में कि इनपुट में यह कमी है, इसको और कहीं से बोरो करके लिया जा सकता है, ये इनपुट डाला जाए और बेहतर हम टीचर तैयार कर सकते हैं? जी सर, यहाँ पे इनपुट जहाँ तक बात है, मतलब ज़्यादा स्किल को इनकॉर्पोरेट करना स्टूडेंट्स में, तो इसके लिए एक कमी दिखती है, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। अभी आप झारखंड में देखेंगे तो ज़्यादातर स्कूल्स जो ट्रेनिंग संस्था है, लगभग 3 यूनिवर्सिटी को मिला के हम लोग देख रहे थे 127 अराउंड है, प्लस सिद्धू कानू वगैरह सबको हम लोग नहीं जोड़े, तो उसको मिला देंगे तो लगभग 200 अराउंड में बहुत सारी संस्था हैं। तो वहाँ पे शिक्षक जो अपॉइंट होते हैं, कुछ टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं और कुछ शिक्षक गेस्ट बेसिस पे भी आ जाते हैं, गेस्ट पे भी आ जाते हैं। और प्राइवेट में कुछ सेल्फ फाइनेंस जहाँ होते हैं वहाँ तो डायरेक्टली भी अपॉइंट हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए काम करते हैं, सत्र खत्म हो जाता है, सत्र खत्म हो जाने के बाद वो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पे क्या होता है, कुछ डमी टीचर काम करते हैं। तो ये जो सिस्टम है
डमी सिस्टम वो मिटाना चाहिए। एकदम और जो सरकारी स्कूलों में, सरकारी संस्था में जो जितना टीचर का रिक्वायरमेंट है, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि अभी 15 टीचर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से स्पोर्ट्स, हेल्थ और योगा, ये म्यूजिक का अलग होता है 3, तो कम से कम 13 शिक्षक तो परमानेंट एकदम होना चाहिए सारे शिक्षक ट्रेनिंग संस्था में। तो वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं है, और ये ऑल ओवर इंडिया में भी अगर देखा जाए तो बहुत स्थिति ख़राब है। तो उसके लिए कंपेन चलता रहता है। मैं इसको हम लोग ऐसे पहली चीज़। समझें कि ट्रेनिंग का जी। सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट बस। लेके चले आते हैं, हाँ। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। दूसरी बात सर कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं तो एक फ़ी भी कारण है उसका, बहुत बड़ा अमाउंट, अभी 1.5 लाख रुपया फ़ी है प्राइवेट संस्था में। और इवन जो न्यूली अपॉइंटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें भी फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो गवर्नमेंट से भी ये अपील करना चाहूँगा कि उसमें फ़ी बहुत ज़्यादा ना रखें। और चूँकि उसमें बहुत कैटेगरी के लोग होते हैं जिसके पास इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसके पास फ़ीस ज़्यादा नहीं होता है। आप इक्वलाइज नहीं कर सकते सभी को। रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ रहमी बरतना पड़ेगा। अब क्या है कि जो एडमिशन ले लेते हैं फ़ी दे करके, तो उसके पास एक दावेदारी बन जाती है कि मैं इतना फ़ीस दिया हूँ तो मुझे नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो वो चीज़ भी एक इशू बन जाता है। प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि ठीक है, जब तुम इतना पैसा दिए तो तुमको थर्ड ना फाइल करेंगे। तो ये एक थीम नहीं होना चाहिए कि चाहे पैसे जितने भी लग रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग का जो रिक्वायरमेंट है 80% अटेंडेंस थ्योरी में और 90% प्रैक्टिकल में, वो दैट शुड बी मैंडेटरी। और उसके बीच में जो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कम्युनिटी लंच होता है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ होता है, ताकि हम सोशल इंट्रैक्शन करने में सक्षम हो सके, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। टूर होता है, शॉर्ट टूर होता है, एक्सटर्नल टूर होता है, उसमें भी वो इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सभी चीज़ों में बिना गए, बहुत सारे प्राइवेट संस्था में ऐसा देखा जाता है कि अटेंडेंस लगभग 40% में, 30% में भी लोगों को अलाउ कर दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसमें बिना ट्रेनिंग किए हुए आप सर्टिफिकेट लेकर के जा रहे हैं और बाद में क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारा ये तो दोष है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि तो हम ही इसके लिए जिम्मेदार हो रहे हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऐसा ना करे। ये कहाँ कोई समझ रहा है भाई। जी। झारखंड में ही एग्जाम हुआ, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ, जी, अभी जो उसमें टेस्ट हुआ- साइंस में कोई नहीं मिला, जी अंततः बोरो करना पड़ा। अभी स्टेट में कोई नहीं मिला तो बोरो करना पड़ा। जी अभी 2 तरह के टेस्ट है। हाँ। एक तो अभी झारखंड जो स्टेट वाले अपना टेस्ट लेते हैं, जो अभी ले लिया और एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसको 4-5 फेजेज में एडमिशन हो जाता है। और अभी जितना भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सभी के लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट निकाला गया है, जो एनटीए भी कंडक्ट करवा रही है और अभी हो भी रहा है। तो उसमें उस स्कोर के परसेंटाइल के बेसिस पे सबको लिया जा रहा है एडमिशन, कि जो फिल्टर होकर के आएंगे उसी को लिया जाएगा। वो एक अगर उसका स्कोर जो भी है, वो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबके लिए एलिजिबल होगा। वो अपने चॉइस पर निर्भर करेगा कि वो कहाँ एलिजिबल है। लेकिन यहाँ से प्राइवेट में क्या है कि अभी देखिएगा कि उसका परसेंटाइल एकदम बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, चाहे परसेंटाइल कितना भी क्यों ना, अगर सीट नहीं भर रहा है तो उसको एडमिशन ले लेना होता है। तो ये तो क्वालिटी को डिग्रेड करने वाली चीज़ हो गई कि आप जो एलिजिबल नहीं है और मजबूरी में अपनी सीट को, इंटेक को पूरा करने के लिए ज़बरदस्ती आप एडमिशन उसमें भर दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक दोष आ जाता है। तो फिर हम फिर से फ्यूचर में हमारा जो फ्रूटफुल टीचर होना चाहिए वो नहीं मिल पाता हमारे अगले पास। 50 साल के लिए हम हाँ, फिर वो तो हमेशा के लिए तो बैड करेगा ना। जो स्कूल में जाएंगे फिर तो उसका इम्पैक्ट तो वहाँ पड़ेगा। ना तो टीचिंग का प्रैक्टिस किया और ना ही कुछ स्किल का प्रैक्टिस किया, कुछ भी नहीं कर पाए। लेसन प्लान जितना बनाना था वो कॉपी करके बना लिए, खरीद करके लोग बेच भी देते हैं। आजकल मार्केट में जाके देखिए, टीचिंग लेसन प्लान लोग बिक्री करते हैं। हाँ, 40 और 80, वो चीज़ बंद होना चाहिए। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आरटी दोनों में ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए पूरे सुंदर तरीके से गाइडलाइन है, लेकिन उसका 5% भी किसी स्टेट ने नहीं माना जी। और केंद्र ने भी उस तरह का दबाव नहीं दिया। कि किस देखिए, तरह का मुश्किल होना ये है ना कि अपने यहाँ एक फिल्टर आया था, सबसे पहले डिब्बा वाला फिल्टर, चाहिए। हाँ, जिसमें 5 दिन में उसमें काई इतनी जम जाती थी कि डिब्बा वाला फिल्टर लोग फेंक दिया। ठीक है ना, इसलिए कि इतना काई आता है, सप्लाई ही इतना गड़बड़ है। अरे उसके बाद विभाग में- आरओ आया था, आरओ का फिल्टर भी जाम हो जाता है। उसके बाद जितने ये आ रहे हैं, तो उसमें काई जो है, काई को साफ करना जो है वो सबसे कठिन काम है ना। जी। यानी जो मानसिकता है, उस मानसिकता को हर एक विभाग में सर प्रोफेसर कम से कम 2 बड़ी होने चीज़ है चाहिए। मानसिकता। एसोसिएट प्रोफेसर होने असल चाहिए। असल चीज़ तो यही है जो ना कि- भाई। सिर्फ इतना फील करें कि हमको जो वेतन मिल रहा है उसके एवज में हमको उतना क्या काम कर रहे करना हैं? है। देश के लिए। ये अपने देश लिए- छोड़िए ना भाई, हमको जो वेतन मिल रहा है, जो मजदूरी मिल रही है, हमारे यहाँ अगर कोई मजदूर हो और हम मजदूरी दें वो काम नहीं करता हो, तो क्या करते हैं हम?
तो हम उतना काम तो करें ताकि किसी को मौका नहीं मिले। एक छोटा ये सा करने- उदाहरण देंगे। जी। मैक्लूसीगंज से पिछले सप्ताह गए थे हम लोग मैक्लूसीगंज हम्म, से आगे एक डुमारो पंचायत है, वो पूरा टापू है, मतलब कहीं से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। मैक्लूसीगंज के बाद शुरू होता है वो पंचायत। वहाँ एक टीचर, वहाँ के स्कूल हम लोग गए थे, बहुत ही रिमोट एरिया में है, और उस स्कूल इतनी सुंदर तरीके से वहाँ के समुदाय ने रखा है उसको। ये इसीलिए संभव हो सका कि जो यहाँ पर BNR चाणक्य में जो प्रोग्राम था, एक आदमी बार बार हाथ उठा के बोलना चाह रहा था, राजेंद्र महतो, तो उसने वहाँ का SMC का अध्यक्ष है, और अकेले जो कोशिश करके कुछ ट्रेनिंग दिए थे हम लोग, और पूरे पैशनेट होकर उसको काम को किया है। और वे स्कूल आज रांची के शहरों में जो प्राइवेट स्कूल है, किसी मामले में उससे कम नहीं। नहीं, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। सुनील कुमार जी घाटशिला में जब SDO थे, तो इनके इलाके में बगैर इनके मैं एक स्कूल में गया था, और उस स्कूल में उस मास्टर ने कहीं से नहीं लग रहा था कि प्राइवेट स्कूल के कंपटीशन में किसी ढंग से कम है। और उसके लिए इनकी प्रेरणा होगी, इन्होंने जाके इनपुट दिया होगा, गांव वालों के सहयोग से सारी व्यवस्था थी जो वहाँ होनी चाहिए, जो सरकार नहीं उपलब्ध करा सकती है। और हम तो देख के दंग रह गए। क्वालिटी भी बच्चों का, हाई स्कूल था, +2 तक स्कूल था, बच्चों की क्वालिटी, टीचर क्वालिटी, पहनावा ओढ़ावा, साफ सफाई, फूल पत्ती एकदम दुरुस्त। हमने आपको बताया भी था कई मीटिंग्स में। तो ये है कि जैसा कि साहू जी ने कहा कि हेडमास्टर महत्वपूर्ण है, सोर्स है वो। टीचर की मानसिकता महत्वपूर्ण है, और गांव को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो SMC की बात है। उसी के लिए बना था वो। SMC बना इसलिए नहीं कि आप वहां आकर के बैठ के पीना शुरू करिए और बैल बांध दीजिए, बकरी बांध दीजिए। SMC बना हुआ है, उसके साथ टीचर की जवाबदेही है, हेडमास्टर की जवाबदेही कि उन लोगों को अपने साथ मिला करके लेके चले। आपके स्कूल्स में जहां आप गए, घाटशिला के अलावा भी आप जहां कई जगह पदस्थापित रहे, वहां पर कुछ उदाहरण इस तरह के हैं जिसमें कि आपने कोई इनपुट दिया हो, जैसे कि आपने इनपुट दिया पर्यटन विभाग वाला, ये जुन्हा में, कमाल का जुन्हा में लोगों को रोजगार मिला, सब लोग लोकल लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है। तो इस तरह के स्कूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्या आपके? हाँ, हम लोगों ने प्रयास किया खासकर में, जैसे गोड्डा में आपने बहुत काम किया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स आयोजित हो नियमित रूप से, जो कि प्राइवेट विद्यालयों में ही होती है। तो अब वो पूरे राज्य स्तर पर वो लागू हो रहा है, और उसका बेहतर रिजल्ट आ रहा है। जब से ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स प्रारंभ हुए हैं, तो पेरेंट्स भी अब घर में भी बच्चों पर ध्यान देते हैं। जो उनका ड्रेस वगैरह होता है वो साफ़ सुथरा करके भेजते हैं स्कूल। ये सब चीज़ अब देखने में नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे एक नई परंपरा जो सरकारी विद्यालयों में शुरू हुई है, तो बेहतर दृश्य आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कैंपस ऐसा हो जहाँ की इतने फूल पौधे हो और खेलने की सुविधा कम से कम जो मिनिमम हो, फुटबॉल हो या जो लोकल वॉलीबॉल ये सब वगैरह की, तो बच्चों का रुचि जो है विद्यालय के बढ़ेगा। इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है, बहुत सारी जगह पर जो है वो अच्छा। तो मुझे लगता है कि पढ़ना एक्स्ट्रा करिकुलम है, लेकिन खेलना जो है एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं आता है। तो खेलने में जैसे इन्वॉल्व होगा, वो पढ़ने में इन्वॉल्व करा सकते हैं उसको, यहाँ से ले जा सकते हैं वहाँ। कंक्लूडिंग रिमार्क्स हम ख़त्म कर रहे हैं, तो आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए? कंक्लूड कर रहे हैं। शिक्षक अपना 100% दें, और उनकी जो भी समस्याएं हैं हम लोग उनको निवारण के लिए हम लोग तत्पर हैं, स्कूली शिक्षा विभाग यहाँ पे। और पेरेंट्स से है कि वो बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना सुनिश्चित करें, और घर आकर देखें कि क्या क्या पढ़ाई हुई है। खासकर बच्चों के ड्रेस को भी जो है वो साफ़ सफाई पर वो ध्यान दें, तो उससे एक अच्छा माहौल बनेगा। और बाकी हम लोग ई-विद्या वाहिनी के माध्यम से सारा चीज़ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और बेहतर रिजल्ट हो रहा है। और जो इन्होंने बताया अभी दास जी ने कि 100% शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, तो उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ी है। वो लगता है कि आने वाले समय में 6 माह में लगभग हम लोग इस कमी को पूरा कर लेंगे। एक दुर्भाग्य है हम लोग के। कंक्लूड कर रहे हैं, उनका ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आते हैं। मैं 3 बात बताना चाहूँगा। पहला तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जहाँ ट्रेनिंग होती है, जहाँ से हम शिक्षक तैयार करते हैं, बिल्कुल, वो प्राइवेट में और गवर्नमेंट में दोनों जगह पे शिक्षक तो हो, और स्टैंडर्ड हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। दूसरी बात कि जहाँ हम पढ़ाने जाते हैं, जो स्कूल है हमारा, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रिंसिपल बेसिकली,
वो मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करे। और तीसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटर जो आउटसाइड गवर्नमेंट का पार्ट है, जो पॉलिसी से जुड़ा हुआ है वो, जिसमें एनसीटी भी इस चीज़ के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए बिना मतलब का किसी को भी एप्लीकेशन ना दे। अगर अच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती आप AK सिंह जी ना करें। मेरा तो एक ही है जो हमने किया भी है, इसीलिए हमारा ऑथोरिटी इस पे बात करने का, कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एम्पावर किया जाए और उनको एम्पावर करके जो 3 साल की प्लानिंग होती है उसको कराया जाए और 1 साल का एक्शन प्लान बनाया जाए। हम लोग 13, 14, 15 में किए तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद फिर बंद हो गया, सारी प्रक्रियाएं बंद हो गई। तो उसको फिर आपसे मेरा आग्रह है कि इसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्ट्रेंथन किया जाए और इससे बहुत सारी समस्याओं का हल ग्रामीण स्तर पे ही संभव है जो सरकार नहीं कर पा रही है। साहू जी, सरकारी सुविधाओं की सूची बड़ी लंबी है, लेकिन सबसे तकलीफ वाली बात होती है कि क्या कठिनाइयाँ आती हैं कि समय के साथ पाठ्य पुस्तकें स्कूलों में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। अगर समय के साथ पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हों तो मैं समझता हूँ बच्चों के बारे में अच्छी बात होगी, पढ़ाई लिखाई भी ठीक होगी। यह मुल्क किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह मुल्क आपका भी उतना ही है जितना कि सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। इसलिए आपकी भी जवाबदेही है कि मुल्क के नागरिक को, जो बच्चा से होकर के पिता बनेगा आने वाले दिनों में, उसको एक बेहतर नागरिक बनाया जाए, संपूर्ण मानवता का पुट उसमें हो। इसलिए टीचर बन गए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है कि आप एक बेहतर मनुष्यों की पीढ़ी, बेहतर मनुष्यों की कतार तैयार करें। इसी उम्मीद और कामना के साथ कि जो टीचर देख रहे हैं, जो उनके घर वाले देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, वो लोग इस तरह की प्रेरणा देंगे, उनको प्रेरित करेंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ आज बीच बहस में इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। जोहार। नमस्कार।